हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई बेजीत सीरीज। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का हमारा जेई पे जीत सीरीज में चैप्टर होने वाला है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हमने ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेबनीज थ्योरम और लिमिट ऑफ सम। जी हाँ, ऐसे सारे ही टॉपिक्स हमने कवर किया। अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका मेंस हो या एडवांस हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें या मार्क्स की बात करें, बहुत ही ज्यादा यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्या टॉपिक होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का टॉपिक है रिडक्शन फॉर्मूलाज एंड वॉलीज फॉर्मूला। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वॉलीज फॉर्मूला, जिसका इक्वेशन या फिर फॉर्मूला कुछ इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, समझेंगे। अब आप बोलोगे कि भाई ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि जो क्वेश्चन आप 5-5, 10-10 मिनट में सॉल्व करोगे, वही क्वेश्चन वॉलीज फॉर्मूला का यूज करके आप कुछ सेकेंड्स में, 5-10 सेकेंड में उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बात करूं रिडक्शन फॉर्मूलाज की, तो यहां पे सबसे फर्स्ट आपको दिख रही भी रिडक्शन फॉर्मूला किसकी? sin x की पावर n, उसका इंटीग्रेशन जो है। लेकिन आप बोलोगे यहां पे तो इनडेफिनिट है, हम तो डेफिनिट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे थे तभी हमने इस फॉर्मूला को डिस्कस कर लिया होगा, इसीलिए आपको देख के दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, भाई ये तो मुझे आता है। तो यहां पे अलग से फिर से पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। यानी अगर मैं यहां पे लिमिट लगा दूं 0 से लेके π/2, तो यहां पे कुछ चेंजेस होने वाले। ठीक है, इनडेफिनिट में सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी इस तरह से इसे याद करने में। यानी कि मान लो आपसे पूछा जाए sin x की पावर 100, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा भाई, आपको 0 से π/2 तक के लिए पूछा जाएगा। तो उसके लिए क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपकी लिमिट्स लग जाएंगी 0 से π/2 तक। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, यहां पे जो इंटीग्रेशन है वहां पे भी लग जाएगी 0 से लेके π/2। तो sin x की कुछ पावर n है, उसकी रिडक्शन फॉर्मूला इस तरह से, लेकिन लिमिट लगाएं तो चेंजेस क्या होंगे देखिए। यहां पे अपर लिमिट पुट कीजिए। क्या करेंगे? अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी साइन जो π/2 है वो 1 दे देगा, लेकिन cos π/2 आपको क्या देगा? वो आपको 0 दे देगा। तो अपर लिमिट से मुझे 0 मिल रहा है। और यहां पे अगर मैं लोअर लिमिट लगाऊं तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 0 से लेके π/2 तक के लिए ये हमें क्या आंसर दे देगा भाई? 0 दे देगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे क्या होगा? n-1 अपॉन में n। ये बात क्लियर है। अब समझिए, क्या मैं इसे in ले लूं? अगर मैं इसे in ले लूं, क्या ले लूं? in ले लूं, तो इंटीग्रल क्या है? 0 to π/2 sin x की पावर n। तो यहां पे भी क्या है? 0 to π/2 sin x की कुछ पावर है, और वो पावर क्या है? n-2 है। तो क्या मैं इसे इस तरह से in-2 नहीं लिख सकता? अगर पावर n है तो मैं in लिख रहा हूं, तो पावर n-2 है, तो क्या मैं इसे इस तरह से नहीं लिख सकता? तो आपका देखिए, जो इतना बड़ा इनडेफिनिट में हमने sin x के लिए जो रिडक्शन समझा था, वो एक्चुअली में देखिए आंसर क्या आ गया? in इज इक्वल टू n-1 अपॉन में n इंटू in-2। तो आपको एक्चुअल में यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ इस तरह की बहुत ही अच्छी सी फॉर्मूला मिल जाती है। देखिए यहां पे अगर आपके पास in भाई 0 से π/2 है, sin x की पावर n है, तो आप लिख सकते हो in इज इक्वल टू n-1/n इंटू in-2। तो ये बात हो गई क्लियर। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 sin x की पावर है 8। तो यहां पे मैं देख सकता हूं, ये जो sin x की पावर 8 है, अगर मैं इसे in मान लूं, क्या मान लूं? in मान लूं, तो ये क्या हो गया? i8 होगा। इंटीग्रल 0 to π/2 sin x
की पावर क्या गिवन है भाई, 8 गिवन है, dx हो गया। तो अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज करूं, ये जो हमने अभी डिराइव की, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए हमें करना है n-1, क्या करना है, n-1 अपॉन में n, और i n माइनस क्या कर देना है, 2 कर देना है। ये वाली फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं यहां पे, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 8 है तो 8-1 इज 7 अपॉन में 8, और i क्या बनेगा, n-2, यानी 8-2 इज 6। तो यहां पे आके हम वापस अटक गए। तो यहां पे क्या होगा, वापस आप i6 को क्या करोगे भाई, रिड्यूस करोगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 7/8 इंटू क्या होगा, ये जो नीचे आपको गिवन है 6, वो आपको नीचे लिख लेना है, ऊपर क्या करना है n-1, विच मीन्स आपको मिल जाएगा 5, यानी एक कम कर देना है, और n ये जो है in है उसमें से 2 कम करेंगे, यानी आपको मिल जाएगा i4, इस तरह से मिल जाएगा। अब इसको वापस रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 7/8 इंटू 5/6 इंटू 4 है, तो यहां पे हम 4 लिखेंगे, ऊपर एक कम कर देंगे, यानी मिल गया 3/4। यहां से भी 2 कम करेंगे तो हमें अल्टीमेटली मिल जाएगा i2। तो हमें कहां तक जाना है, हमें अल्टीमेटली i0 या i1 तक जाना है। कहां तक जाना है, i0 या i1 तक। ठीक है, तो 7/8 इंटू 5/6 इंटू 3/4 हो गया, और यहां पे क्या होगा, आपको 2 मिलेगा, और ऊपर एक कम आता है, देखिए n-1 है इसलिए, और i2 में से आप 2 माइनस करेंगे, यानी अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा i0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, i0। अब आप सोचेंगे भाई i0 है, अब इसको क्या करें, अब आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब हमें फाइंड करना पड़ेगा i0। अब i0 का मतलब क्या होगा, i0 इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 to π/2, 0 to π/2। हमारा in क्या है, ठीक है, in होता है साइन की पावर 8 है, लेकिन n की जगह पे 8 है, तो हमें क्या कर लेना है, 0 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, साइन x की जो पावर है दैट इज 0, यानी क्या मिला, अल्टीमेटली 1 मिला, और 1 का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट x, 0 to π/2। तो हमें आंसर क्या मिलेगा भाई, π/2 मिल गया i0 के लिए। यहां पे क्या मिल गया आंसर, π/2। तो अगर जब भी आप इसका ऑटोमेटिक यानी कि क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, π/2 लिख लेंगे, वो आपका आंसर आ गया। लेकिन क्या ये मेथड आपको थोड़ी सी लंबी नहीं लग रही है, मैं बार बार i6 i4 ठीक है i2 ऐसा क्यों लिख के जाऊं, ठीक है, क्या इसकी कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, वो समझेंगे। अब समझिए, या तो यहां पे i0 आएगा, या फिर क्या आएगा भाई, i1 आएगा। अब क्यों ऐसा है, देखिए जब भी आप रिड्यूस करते जाएंगे ना, तो आपको लास्ट में या तो 1 मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या मिला, आपको 1 मिला। अब हम इससे कम क्यों नहीं करेंगे, इससे कम किया मतलब n-1 और करेंगे, इसमें से एक और कम करेंगे, तो वो तो 0 हो जाएगा, तो हमें सब कुछ 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो या तो हमें i0 मिलेगा, या तो i1 मिलेगा। अब i1 का मतलब क्या है, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन x की पावर 1, साइन x की पावर 1 है, तो i1 देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x होगा इंटीग्रेशन साइन का। भाई बिल्कुल क्लियर है जी, नहीं माइनस cos x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 to π/2 हो गया। तो पुट कीजिए, आपको क्या मिलेगा, cos π/2 इज नथिंग बट 0 एंड cos 0 इज 1, यानी क्या मिलेगा, 0 माइनस, देखिएगा बड़े ही ध्यान से समझिएगा, ये माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, और cos 0 आपको 1 दे देगा। तो जब भी आप रिड्यूस कर करके i0 पे पहुंचेंगे, तो आपको वैल्यू पुट करनी है π/2, और रिड्यूस करके अगर i1 पे पहुंच रहे हैं, तो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। लेकिन मैं इतनी बड़ी मेथड क्यों करूं भाई, हर बार मुझे तो भाई एकदम छोटी से जल्दी से मुझे आंसर पता चल जाए, मैं तो वही सोचूंगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है। और एक और चीज कि क्या ये साइन के लिए पॉसिबल है, तो क्या ये कॉस के लिए भी पॉसिबल है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसा हमने sin x के लिए किया, वैसा क्या मैं cos x के लिए नहीं कर सकता। तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला बन जाती है, in इज इक्वल टू 0 to π/2 sin x की पावर 8, जो हमने एक एग्जांपल यहां पे सॉल्व किया sin x की पावर 8, और इस तरह से उसको सॉल्व किया। तो क्या cos x के लिए ये बात सेम है, तो ये फॉर्मूला तो बोलती है तो सेम है, भाई आया कैसे लेकिन ये। तो अगर आपको याद है प्रॉपर्टी नंबर 5 किसकी भाई, डेफिनेट इंटीग्रल की, क्या थी प्रॉपर्टी, इंटीग्रल a to b f of x dx,
ये भाई थी हमारी रजनीकांत प्रॉपर्टी, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करें अगर हम, तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, ऐसा आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 आपको क्या दे देगा, आपको वो दे देगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स दे देगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे रजनीकांत प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो विच इज नथिंग बट cos x, तो ये हमें मिल गया। तो sin x को आप cos x लिख सकते हो, पावर तो फिर वही n हो जाएगी और इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ही रहेगा फ्रॉम प्रॉपर्टी 5। तो ये बात तो होगी भी साइन करो या cos करो, इसका मतलब ये यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos x की पावर 8 पूछा जाए आपसे, तो दोनों का जो आंसर आने वाला है हमेशा सेम ही आएगा। लेकिन क्या मैं बार बार इतनी बड़ी मेथड करूंगा, मैं I0 तक उसको I6, I4, I2, I1, I0, I1 इस तरह से लेके जाऊंगा, ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो तब हमें क्या करना है, तब हमें एक शॉर्टकट याद रखना है। क्या करेंगे, आपकी जो भी वैल्यू है n अगर आपको गिवन है, ठीक है, फिर वो कुछ भी हो, तो आपको क्या कर लेना है, n-1 अपॉन n कर लेना है। इसका मतलब ये आप नीचे n लिखेंगे, जो भी साइन की कॉस की किसी की भी पावर हो, आपको n लिखना है, ऊपर n-1 एक कम करके लिखना है। फिर मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या करना है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से दो दो कम करते हुए जाना है, n-2, यहाँ पे n-1 था तो 2 कम करेंगे तो n-3 आ जाएगा। अगेन दो दो कम करते हुए आपको इसका आंसर या तो ऊपर न्यूमरेटर की मैं बात कर रहा हूं 1 और 2 तक लेके जाना है। कहां तक, 1 और 2 तक। अगर समझना n मेरा क्या है, n अगर मेरा इवन है तो ऊपर n-1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑड में से 2 में माइनस कर रहा हूं तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी n अगर इवन है तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 मिलेगा, n अगर ऑड है तो ऊपर मुझे 2 मिलेगा। अब आप सोचोगे इससे कम क्यों नहीं जाना, इससे कम इसलिए नहीं जाना क्योंकि अगर आप इसमें से 2 माइनस करोगे तो वो आपको 0 दे देगा, नेगेटिव दे देगा, और 2 में से माइनस करोगे तो वो आपको 0 दे देगा, जो बहुत ही गलत बात है, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट आपको क्या याद रखना है, जी हाँ, नीचे n लिखना है, ऊपर n-1 लिख लेना है, फिर 2 कम करते हुए जाना है। यानी कि n अगर इवन आ रहा है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, भाई क्या डिस्कस किया, हमारे पास थी इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, sin x की पावर 8, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसका आंसर हमें लास्ट में कुछ आके यहाँ पे I0 आ रहा था। तो n अगर इवन है तो आपको क्या मिलेगा, ये I0 मिलेगा। I0 की जो वैल्यू थी हमने फाइंड कर ली पाई बाई 2। इस तरह से आप जा सकते हो। इसी तरह अगर आपका n ऑड है तो क्या करना है, सिमिलरली नीचे n लिखना है, n-1 लिखना है, करते हुए जाना है, दो कम करते हुए जाना है, लास्ट में आपको 1 या 2 पे रुक जाना है। यहाँ पे 2 पे रुक गए, 0 पे नहीं जाएंगे। तो एक्चुअली अगर n ऑड है तो आपको क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है। अब 1 यानी क्या, आपको एक्चुअली वो I1 दे देगा। भाई इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, एकदम सिंपल सी बात है। तो एक्चुअली ये क्या है भाई, लिटिल ब्रदर है। किसके लिटिल ब्रदर है, वॉलीज फॉर्मूला के आपके ये लिटिल ब्रदर है। एक्चुअल वॉलीज फॉर्मूला हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बस इतना सा करना है और आपकी चुटकियों में आंसर आ जाएंगे। तो इसके ऊपर से भी क्वेश्चन कैसे बनता है पूछते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 8 cos 4 थीटा की पावर 7। ठीक है, ये हमें गिवन है, लेकिन हमें ये पता है, भाई क्या पता है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos x की पावर n dx। ये फॉर्मूला पता है हमें। यानी कि जो आपका इंटीग्रेशन में लिमिट्स होनी चाहिए वो 0 से पाई बाय 2 होनी चाहिए। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे, जी हाँ, लिटिल ब्रदर ऑफ वॉली वो वाली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, रिडक्शन सीधा सीधा नहीं कर पाएंगे। आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 टू पाई बाय 2 में। मोस्टली बच्चे यही गलती कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे 4 थीटा इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट कर दो टी। ठीक है, जिससे क्या मिलेगा आपको, d थीटा इज इक्वल टू dt बाय 4 मैं लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे, लिमिट भी तो चेंज होगी। यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू 0,
तो क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 0। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू π/8 है, क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं π/8 पुट करूंगा तो हमें t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, π/2 मिल जाएगी। तो यही तो मुझे चाहिए थी भाई वैल्यू, तो यहाँ पे 0 से π/2 हो गई लिमिट हमारी। सो दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है, cos 4 थीटा, यानी cos t मैं लिख सकता हूं जिसकी पावर क्या है 7, सो हियर पावर 7 हो गई। d थीटा इज नथिंग बट dt/4, यानी यहां पे 1/4 मैंने बाहर लिख लिया। अब क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे cos t की पावर 7 है, ये वाली जो फॉर्मूला थी भाई, कौन सी फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे हम लगा लेंगे। भाई क्या करना था, जो भी इसकी मैक्सिमम पावर है यहाँ पे उसको लिख लेना है, ऊपर क्या करना है, एक पावर कम करके लिखना है, यानी आपको लिख लेना है यहाँ पे 6, फिर हर बार 2 2 2 कम करते हुए जाना है, यानी आप लिख सकते हो 6 4 2। क्या मैं इसमें से और 2 कम करूं, नहीं कर सकते, 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहां से भी 2 2 कम करेंगे तो 5 3 एंड आपको 1 मिल जाएगा। मैंने यही बताया था आपको ऊपर 1 और 2 तक जाना है। अब क्लियरली यहां पे दिख रहा है हमें n जो है आपका कैसा है, n इज ऑड, और अगर n ऑड है हमारे पास तो हमने समझा था n ऑड है तो आपको आंसर में क्या लिख लेना है, 1 लिखना है, यानी हमें i1 मिलेगा। यहां पे क्या आएगा भाई, i1 मिलेगा, बट i1 इज नथिंग बट 1, ठीक है, और ये 1/4 तो बाहर था ही, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली ये जो 4 4 है कैंसल आउट हो गया। यहां से क्या होगा देखिए, 3 2 6 हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली हमें 2 2 4 अपॉन में 7 5 35, इतना आंसर मिल गया। तो सोचिए अगर आपको ये जो फॉर्मूला मैंने बताई, ये वाला जो शॉर्टकट बताया मैंने, ये नहीं पता होता तो इसका सॉल्यूशन, ठीक है, आप इनडेफिनिट से निकालने जाते, ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला लगाते, तो ये सब करते तो कितना बड़ा आ जाता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे हमने साइन कॉस के बारे में रिडक्शन फॉर्मूला और उस पर लिमिट लगा के शॉर्टकट देके, तो इसी तरह से क्या मैं tan के लिए बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देख के आपकी आंखों में चमक तो आई होगी, दिमाग की बत्ती तो जली गई होगी भाई, tan x की जो रिडक्शन फॉर्मूला थी वो कुछ इस तरह से थी, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे क्या in लिख सकता हूँ, ये पूरा का पूरा मेरा अगर in है, सो दिस इज tan x की पावर n-1 अपॉन में n-1, और क्या इसे मैं in-2 नहीं लिख सकता भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर ये in है तो ये in-2 होगा, लेकिन ये तो हमारा डेफिनेट का चैप्टर है, तो डेफिनेट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल 0 to π/4 कर देंगे, ठीक है, चेंज हो जाता है। साइन कॉस में हमें 0 to π/2 करना पड़ता है, tan में क्या करना पड़ेगा, हमें 0 to π/4 ही करना पड़ेगा, जिससे हमें एक अच्छी सी फॉर्मूला शॉर्टकट वाली मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, 0 to π/4 अगर मैं करूं, यहां से क्या होगी, एक फॉर्मूला अच्छी वाली जनरेट होगी रिडक्शन से, ठीक है। तो यहां पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यूज हैं आपकी, ये क्या हो जाएंगी, 0 to π/4 तक आपको पुट कर देनी है, अपर एंड लोअर लिमिट। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए tan π/4 अगर मैं अपर लिमिट पुट कर रहा हूं तो वो हमें 1 दे देगा, ठीक है, और अगर मैं tan 0 पुट कर रहा हूं तो वो 0 दे देगा। तो अपर लिमिट से मुझे 1 अपॉन में n-1 माइनस में in-2 मिल जाएगा, in इज इक्वल टू, तो ये एक फॉर्मूला मिल गई। लेकिन मैं इसे थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूं तो क्या मैं इसे in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n-1 नहीं लिख सकता भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो हमें क्या करना था भाई, रिडक्शन फॉर्मूला को डेफिनेट में लाना था, और उससे हमें कुछ इस तरह का शॉर्टकट मिल गया भाई। तो देखिए यहाँ पे इफ in इज इक्वल टू 0 to π/4 tan x की पावर n है, विच इज नथिंग बट in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n-1। यानी अगर मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके सोचने की कोशिश करूं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, भाई 2 का डिफरेंस है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी आपके पास इस तरह से in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n-1, आपको कहना क्या चाहता है, अगर आपके पास i2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, i0 है, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा, 1/1, यानी आपको 1 ही आंसर मिलेगा। यानी ये और कुछ नहीं, इन दोनों का एवरेज है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए i6 प्लस i4 फाइंड कीजिए, तो आपको क्या कर देना है, एवरेज निकाल लेना है 6 और 4 का। क्या होता है एवरेज, सोचिए 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाय, जी हाँ 2 कर दोगे यानी 5 आ जाएगा, यानी 1 अपॉन में
5 कर देना है। 1 अपॉन में जो भी एवरेज है वो लिख लेनी है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, किसके लिए भाई, tan की मैं बात कर रहा हूं, tan x की पावर n के लिए, लेकिन लिमिट हमेशा 0 से π/4 तक होनी चाहिए। इसी तरह अगर मुझसे पूछा जाए भाई i8 और i6 मुझे फाइंड करना है, जहां पे in जो है मेरा 10 ही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन में इन दोनों का एवरेज कीजिए, क्या आ जाएगा, 8 + 6 14/2 is 7 विच इज नथिंग बट n - 1 8 - 1 7। इस तरह से आप इसको और भी शॉर्टकट में याद कर सकते हो। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to π/8 और फंक्शन गिवन है कुछ इस तरह से, tan की पावर 4 और 2 थीटा सीक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि ये tan की कुछ पावर है और सीक की पावर है, और हमने रिडक्शन फॉर्मूला भी देखी। क्या देखा भाई उसमें, भाई इंटीग्रल 0 to π/4 होना चाहिए अगर मुझे लगाना है तो, लेकिन यहाँ पे तो 0 to π/8 है और यहाँ पे आपको 2 थीटा दिख रहा होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी हाँ, हमें लगानी पड़ेगी सब्सटीट्यूशन मेथड, विच मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू t, विच मीन्स d थीटा इज इक्वल टू dt/2 हमें मिल जाएगा। तो इसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं हम। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पे तो थीटा है तो हम थीटा लिखेंगे, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो t 0। सिमिलरली अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/8 है, अपर लिमिट इज π/8, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए पुट कीजिए π/8, तो हमें क्या मिलेगा भाई, π/4 ही मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to π/4 tan t की पावर 4, tan t की पावर 4 लिख लिया। अब आप सोचेंगे कि भाई सीक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, सीक स्क्वायर को क्या मैं 1 + tan² थीटा लिख सकता हूं, भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहाँ पे 1 + tan² t मैं लिख सकता हूं बिल्कुल इस तरह से, और d थीटा इज नथिंग बट dt/2 जो मैंने 1/2 करके बाहर लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये देखिए, tan की पावर 4 प्लस tan की पावर 2, इसका तो मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता है, सीधा सीधा तो कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जी हाँ, रिडक्शन फॉर्मूला वाला शॉर्टकट। यानी कि क्या ये आपको इस तरह से, सबको अगर मैं अलग अलग इंटीग्रल दे दूं, चलिए, इंटीग्रल 0 to क्या होगा यहाँ पे π/4 tan t की पावर 4 tan t की पावर 4 dt प्लस में इंटीग्रल 0 to π/4 1 dt प्लस में इंटीग्रल 0 to π/4 tan² t dt, इस तरह से मुझे मिल गया। लेकिन मुझे पता है अगर in क्या है मेरे पास, tan x की पावर n है, इंटीग्रल 0 to π/4 है, तो मैं तो सीधा सीधा क्या कर सकता हूं, दो टर्म्स, यानी कि मान लो i4 i6 है या फिर i8 i6 है, उस वाली फॉर्मूला का यहां से मैं यूज कर सकता हूं। यानी कहना क्या चाहते हैं आप ये कहना चाहते हैं कि ये आपका i4 है, क्लियरली मैं देख सकता हूं क्या है ये i4, एंड दिस इज नथिंग बट i4 एंड i2। तो हमें पता है i4 + i2 को हम tan के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में दोनों का एवरेज या फिर n - 1, यानी कि 3 आ गया, 4 + 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3 आ गया, n - 1 करो तो इस तरह से 1/3, इन दोनों चीजों का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा यहाँ पे। सो 1/2 इंटू 1/3 प्लस में क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया। 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट लगा दो π/4 तो हमें मिल जाएगा π/4, लोअर लिमिट तो 0 है। तो इस तरह से आपका आंसर 1/2 इंटू 1/3 प्लस π/4 बन जाता है। देखिए इतना जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसको आपको क्या किया भाई, सीधा सीधा रिडक्शन फॉर्मूला डेफिनेट में लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी आती है काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट की, जिसमें बोला गया है IMN। भाई IMN क्या है, इंटीग्रेशन की बात की है जहां पे sin x की जो पावर है वो m है और cos x की पावर n है, जहां पे इंटीग्रेशन है 0 से लेके π/2 तक। अब देखिए इनडेफिनिट में हमने साइन, कॉस, टेन, कोट सबकी ही रिडक्शन फॉर्मूला समझी। यहां पे हमने क्या किया, वहां पे लगा दी भाई लिमिट 0 से π/2, लेकिन साइन इंटू कॉस
मिक्स वाला फॉर्म हमने अब तक पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इसका अगर मुझे आंसर चाहिए तो IMN को मैं सीधा सीधा यानी कि इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x cos x की कुछ पावर है उसको आप m-1 अपॉन में m+n इंटू IM-2 कॉमा n लिख सकते हो। भाई समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं, यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। मान लीजिए इंटीग्रल I है इंटीग्रल 0 to π/2 और आपके पास है साइन की पावर कुछ 5 और कॉस की पावर गिवन है 4, ठीक है, dx। इसका अगर इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे देखिए IMN बोला है यानी 5,4 हो गया। क्या हो गया 5,4। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सीधा सीधा m-1 यानी कि आप कर सकते हो 5-1 विच इज 4, ठीक है, 5-1 और नीचे m+n यानी 5+4 और यहाँ पे क्या करोगे IM-2। IM-2 यानी क्या, 5 में से 2 कम कर दो यानी कि आपको मिलेगा 3, I3,4। इस तरह से आप कर सकते हो, यानी कि आपको मिलेगा 4/9 I3,4। फिर क्या करना है, वापस इसको रिड्यूस करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हमने तो ये वाला भाई आया फॉर्म आया कैसे ये तो समझा ही नहीं। तो समझते हैं एक्चुअली ये फॉर्म आया कहां से, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये IMN है मेरे पास, m,n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2। अब ऐसा तो नहीं है भाई, केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे भाई, ये भी मान लो ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है भाई, मैथ्स है ये, तो ये एक्चुअल में आया कैसा वो समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे साइन x की पावर को क्या मैं m-1 यहाँ पे m-1 और अगेन साइन x मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अल्टीमेटली वो साइन x की पावर m दे देगा भाई, बिल्कुल दे देगा। बचा क्या मेरे पास बच गया cos x की पावर n, इतना बच गया मेरे पास। अब समझिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू dx इसका इंटीग्रेशन करना है। अब सारे ही फंक्शंस आपको मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, तो इसका मुझे सोल्यूशन करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसे फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा, यानी जो मेरा sin x है वो फर्स्ट फंक्शन एंड दिस ये एंटायर मेरा सेकेंड फंक्शन हो गया, यानी कि ये सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज योर u एंड दिस इज योर v। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर याद है आपको, नहीं है याद है तो आप जाके देख सकते हो, लेक्चर है वहां पे भाई। कौन सा है भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो आपको समझना है, इंडेफिनिट में समझ सकते हो। अब समझो u इंटीग्रल v dx फॉर्मूला लगेगी, क्या लगेगी, u इसका डेरिवेटिव, पहले तो u ही रखेंगे, ठीक है, यानी sin x की पावर m-1 u इंटीग्रल v dx पे इसका इंटीग्रेशन में कहां से लाऊं, इंटीग्रेशन क्या मैं यहां से अलग तरह से कर सकता हूं क्या, इस तरह से देखिए, इंटीग्रेशन cos की पावर n sin x dx अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं पहले, ठीक है, वरना क्या होगा यहाँ पे सब मिक्स हो जाएगा। समझिए क्या मैं यहाँ पे cos x को t ले लूं, cos x को t ले लूं तो इसका डेरिवेटिव माइनस sin x dx क्या देगा मुझे, dt दे देगा, मतलब अल्टीमेटली ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। इंटीग्रेशन ये क्या बना, t की पावर n sin x dx इज नथिंग बट माइनस का dt, तो आपको मिल जाएगा आंसर के अंदर t की पावर n+1, t की पावर n+1 अपॉन में n+1, जो कैसा है भाई, नेगेटिव है, कांस्टेंट नहीं पुट कर रहे हैं यहाँ पे, समझना। लेकिन t क्या है हमारे पास, cos x है, ठीक है, क्या है भाई, cos x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और ये नेगेटिव हो गया। तो एक्चुअल में u इंटीग्रल v dx हमें आंसर मिल गया, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, जो हमें देगा नेगेटिव cos x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या लगेगी, इंटीग्रल क्या लगेगी, इंटीग्रल d बाई dx ऑफ u, यानी इसका डेरिवेटिव विच इज नथिंग बट m-1 साइन x की पावर क्या हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी यानी m-2। ये बात क्लियर है। लेकिन साइन x का भी तो डेरिवेटिव होगा, जो होगा cos x, अगेन क्या किया, डेरिवेटिव के बाद इनटू इंटीग्रल v dx, इसका इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा, यानी कि ये वापस लिखोगे, लेकिन ये माइनस है तो ये आपको प्लस दे देगा, यानी cos x की पावर n+1 अपॉन में क्या आ गया, n+1, ये हो गया। लेकिन हमने लिमिट्स तो लगाई ही नहीं है, जो 0 से π/2 की लिमिट थी, हम यहाँ पे क्या लिमिट नहीं लगा सकते भाई, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी लिमिट्स लग जाएंगी 0 से π/2, ये भी हो गया 0 से π/2। अब लिमिट लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है।
अपर लिमिट में लगाऊंगा तो cos पाई बाई 2 मुझे 0 दे देगा, यहाँ पे लोअर लिमिट लगाऊंगा तो sin 0 मुझे 0 दे देगा, तो ये पूरा जो टर्म है वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, आई एम एन जो था वो तो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू दिस होल टर्म बिकम्स 0। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन वापस क्यों करे भाई, तो देखो आप यहाँ पे m-1 और n+1 कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो हमें मिलेगा m-1 अपॉन में n+1। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब ये n की पावर क्या है भाई, cos x की पावर n+1 है और ये cos की पावर 1 है। ठीक है, तो क्या ये cos x की पावर n+2 बन सकती है भाई, बिल्कुल बन सकती है। और ये क्या है आपके पास, इंटीग्रल 0 to π/2, ये क्या मिला भाई, sin x की पावर m-2, और क्या मैं इसे cos x की पावर n और क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x नहीं लिख सकता भाई, cos स्क्वायर x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, यहाँ पे dx हो गया। ठीक है, लेकिन cos स्क्वायर को क्या मैं इस तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एक्चुअली में ये जो पूरी टर्म है sin x की कुछ पावर और cos x की कुछ पावर, इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m-1 अपॉन में n+1 इंटीग्रल 0 to π/2। समझना बड़े ही ध्यान से, ये टर्म, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी sin x की पावर m-2 और cos x की पावर n dx हो गया। सिमिलरली क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर x, तो ये पूरी टर्म अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, देखिएगा, माइनस का इंटीग्रल 0 to π/2। अब यहाँ पे साइन की पावर -2 है, यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, तो अल्टीमेटली आपको दे देगा साइन x की पावर m और cos x की पावर n, ये मिल जाएगा, dx हो गया, यहाँ पे ये क्लोज हो गया ब्रैकेट। लेकिन ये आप नहीं देख सकते, ये तो क्या है भाई, आपका पूरा का पूरा IMN है, क्या है, पावर m पावर n है, तो एक्चुअली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, IM, n इज नथिंग बट, यहाँ पे देखिए m-1 अपॉन m+1, क्या है भाई, m+1 है या n+1 है, ये आपके पास n+1 है। ठीक है, फिर बचा क्या हमारे पास बचा 0 to π/2, लेकिन ये अगर मैं देखूं ध्यान से, दिस इज नथिंग बट m की 2 पावर कम है, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं IM-2, क्या लिख सकता हूं, IM-2, n, यानी यहां पे मैं लिखूंगा IM-2, n, और माइनस में मेरे पास बच गया क्या बच गया, mn बच गया, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब IMN और IMN क्या मैं दोनों को एक साइड लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एक्चुअली में हमें क्या मिलेगा, IMN यहां से कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे 1 बचा, और ये m-1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो हमें मिलेगा m-1 अपॉन में n+1, ये मिल जाएगा। लेकिन ये माइनस था तो एक्चुअली में हमें क्या दे देगा, ये प्लस दे देगा, और आपके पास क्या बचा, m-1 अपॉन में n+1 IM-2, n, ये बच गया। अब आंसर मेरे आने की तैयारी है, समझना बड़े ध्यान से। क्या ये IM, ये n+1, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, n+1 प्लस m-1, और यहाँ पे n+1 दिख रहा है आपको भाई, बिल्कुल दिख रहा है, तो m-1 अपॉन में n+1 IM-2, n हो गया। ये बात क्लियर है। तो ये n+1 यहाँ से कैंसल आउट हो गया, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला, IM, n इज नथिंग बट m-1 अपॉन में ये 1 गया, और m+n जो हमने लिख दिया राइट हैंड साइड, IM-2, n, तो ये आ गया हमारा अल्टीमेट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो इसको। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया, और क्वेश्चन के बारे में भी बताया भाई। क्या बताया भाई, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है आपका, IM, n, मान लीजिए पूछ दिया 0 से π/2, और साइन की पावर क्या पूछ ली भाई, 5, और कॉस की पावर 4x dx, ये पूछ लिया। ठीक है, यानी ये क्या है भाई, IMN नहीं I54 है।
ठीक है, तो क्या बोला है भाई, इस तरह से आप उसको रिडक्शन कर सकते हो। यानी मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा m-1 यानी 4 अपॉन में क्या मिलेगा भाई 5 + 4 9, आई क्या मिलेगा, एक 2 कम कर देंगे यानी हमें मिल जाएगा 3,4। ये बात क्लियर है। फिर क्या करेंगे, वापस से 4/9 करना है और फिर क्या करना है आपको i34 के लिए वापस यही फॉर्मूला लगानी है, यानी 3 - 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा और नीचे अगेन क्या करेंगे 4 + 3 7 मिलेगा। अगेन मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 2 कम कर देना है, यानी कि आपको कर देना है i1,4। ये हो गया क्लियर। ठीक है, इसके बाद वापस आप क्या करोगे, आप अटक जाओगे, या तो आप i1,n दोगे या तो आपको मिलेगा i0,n, इतना मिलेगा। तो बार बार मैं इतना सारा रिडक्शन क्यों करूं भाई, ये जो हमने प्रूफ किया यहाँ पे इतना सारा मैं प्रूफ भी क्यों करूं। ठीक है, तो ना आपको प्रूफ करने की जरूरत है ना इतना सारा रिडक्शन करने की जरूरत है। तो इससे बचने के लिए, जी हाँ इससे बचने के लिए हमारे पास आ गए वॉली भैया। वॉली भैया ने बताया कि मैं आपको एक शॉर्टकट दे दूंगा। उन्होंने अपने आप में ही एक अच्छा सा शॉर्टकट दे दिया जिससे आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के सम्स को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन लिमिट आपकी होनी चाहिए 0 से π/2। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वॉलीज फॉर्मूला क्या कहते हैं, वॉलीज थ्योरम भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा तो एक्चुअल आपको यही याद रखना है, वो सब याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको क्या कहता है वॉलीज फॉर्मूला, 0 to π/2 sin x cos x की कुछ कुछ पावर है। तो आपको करना क्या है, आपको m जो गिवन है उसमें से एक पावर कम कर देनी है। ठीक है, फिर 2 2 2 2 2 माइनस करते हुए जाना है। क्या करना है, हर टर्म में से 2 2 2 माइनस करना है और आंसर आपका 1 और 2 आएगा। सिमिलरली जैसे हमने sin x के लिए देखा था। ठीक है, sin x की पावर n में हम यही तो करते थे, 2 2 2 माइनस करते थे। फिर क्या करना है, 2 टर्म है तो आपको cos की भी पावर देखनी है, उसमें से एक माइनस कर देना है। पहले सीधा सीधा -2 नहीं करना है, दोनों टाइम आपको एक एक माइनस कर देना है, फिर 2 2 माइनस करना है और 1 और 2 पे जाके अटक जाना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आपको ये करना है, दोनों की जो पावर है m + n कर दो। क्या कर दो भाई, m + n कर दो। बात क्लियर है। तो m + n करने के बाद फिर उसमें से हर बार 2 2 2 2 कम कर दो और वापस 1 और 2 पे जाके अटक जाना है। लास्ट में k जो है एक्चुअली क्या होगा, k इज नथिंग बट आपका i0,n। ठीक है, या फिर आपका ये होगा i1,n। ये बात क्लियर है। तो i0,n मिलेगा यानी आपको मिलेगा ये इवन होगा, यानी कि आपकी जो m और n होंगी दोनों ही कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो आपको k की जगह पे पुट कर देना है। आपको लास्ट में k तो रखना ही है, लेकिन k एक्चुअल में i0,n है या तो 1,n है। अब ये k आपको क्या देगा, अगर दोनों m और n इवन है तो आपको π/2 पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, π/2। और वो नहीं है तो आपको क्या पुट कर देना है, 1। यानी कि कंपलसरी ये दोनों क्या ऐसे होने चाहिए भाई, इवन होने चाहिए। अगर एक ऑड है एक इवन है तो भी आपको 1 पुट कर देना है k की जगह, दोनों ऑड है तो भी 1 पुट कर देना है, दोनों इवन है तभी आप π/2 को पुट करोगे। तो ये भाई वॉली भैया ने हमें एक अच्छी खासी फॉर्मूला दी है जिससे हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वॉलीज फॉर्मूला, जिसको ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया भाई -1 करो, क्या करो -1 करो, फिर क्या करते जाओ -2 -2 -2 करते जाओ। क्लियर है। नीचे क्या करोगे, m + n करके फिर -2 -2 -2 k कर दो। इवन है तो π/2 पुट कर दो और ऑड है तो 1 पुट कर दो। बस इतना याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, इसकी मेथड याद रखो भाई, ये याद कैसे रखते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन भाई कैसे सॉल्व करते हैं वॉलीज फॉर्मूला से, वो देखते हैं। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे पास, इवैल्यूएट इंटीग्रल -π/2 से π/2 तक और गिवन है sin x की कुछ पावर इनटू cos x की कुछ पावर। तो अभी हमने देखा कि sin और cos को मल्टीप्लिकेशन में है, कुछ दोनों की पावर है, तो हम उसे इजीली वॉलीज फॉर्मूला से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो लिमिट्स हैं वो होनी चाहिए भाई क्या से कहाँ तक, 0 से π/2 तक होनी चाहिए। तो इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 से π/2 में। कैसे कन्वर्ट करें, याद कीजिए -a से a वाली प्रॉपर्टी, यानी कि ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या कहती है,
अगर मेरा फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स करना है, यानी आप क्या कर सकते हो, इसे लिख सकते हो इंटीग्रल 0 टू a, यानी 0 टू π/2 कर सकते हो और बाहर 2 टाइम्स लिख सकते हो। क्यों भाई, अगर ये इवन है, अब देख सकता हूं मैं यहाँ पे ये भी पावर इवन है, ये भी पावर इवन है, तो एक्चुअली में मेरा फंक्शन कैसा है, इवन है। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a sin x की पावर 4 इंटू cos x की पावर 6 dx। इसे मैं सीधा सीधा अब सॉल्व कर सकता हूं वॉलीस फॉर्मूला से। ठीक है, क्या करना है, ये 2 लिख लिया और मैं सबसे इजी तरीका बताता हूं। ठीक है, क्या करोगे आप, 4 - 1 यानी 3 कर दोगे। ठीक है, फिर क्या करना है, 2 कम कर दो यानी 1 आ गया। इससे नीचे नहीं जाना है, क्या करना है, इससे नीचे नहीं जाना है। फिर जो कॉस है उसकी पावर में से 1 कम कर दो, ठीक है, यानी 5। फिर 2 कम करेंगे यानी 5, 3 से फिर 1 आ गया। ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, दोनों का एडिशन कर देंगे पावर्स का, यानी 6 + 4 10। अब 2 कम करो यानी 10, 8, 6, 4 एंड 2 आ गया। ये बात क्लियर है। अब इससे नीचे तो जाएंगे नहीं क्योंकि वो 0 दे देगा, यहाँ 1 से भी कम जाएंगे नहीं, वो नेगेटिव दे देगा। फिर क्या करेंगे, अब समझना, दोनों पावर कैसी है, इवन है। m एंड n बोथ आर इवन, बोथ आर इवन, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, तब आपको ले लेना है π/2। यहीं पे तो हमने बात की थी, जब दोनों इवन है तो आपको पुट कर देना है इंस्टेड ऑफ k π/2। तो यहाँ पे k नहीं, यहाँ पे मैं सीधा सीधा π/2 पुट कर दूंगा, बस इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, ये 5 × 2 = 10 हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3π बच गया। ऊपर क्या बच गया, 3π, 8 × 2 = 16, 4 × 2 = 8 × 2 = 16, विच मीन्स 256। देखिए कुछ ही पलों में आंसर आ गया। अगर मैं वॉलीस फॉर्मूला, ये जी हाँ ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो देखिए 2-3 स्टेप में आंसर आ जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है सीधा सीधा 0 से π/2 देंगे, आपको बनाना पड़ेगा 0 से π/2। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी भाई, ऑड इवन प्रॉपर्टी थी हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 4, उससे हमने ये आंसर लेकर आया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट इंटीग्रल -π/2 से π/2 तक, और गिवन है साइन और कॉस की कुछ पावर और उसके साथ फिर से साइन कॉस गिवन है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे साइन कॉस को लेके, यानी कि वॉलीस फॉर्मूला नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि एक देखिए पहले तो लिमिट में चेंज है, लिमिट हमारी नहीं है, और कुछ इस तरह से हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, क्या मैं इसे इस तरह से -π/2 से π/2, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, साइन क्यूब x मिलेगा, साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर x मिलेगा। ये बात क्लियर है। फिर इसे अगर मैं कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस क्यूब x dx मिल जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। ठीक है, अब समझिए -a to a वाली प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस की कि जब -a to a है, क्या है, -a to a है, ऑड इवन है, तो आपको फंक्शन चेक करना है ऑड है या इवन है। अब ये साइन का पावर क्या है भाई, जी हाँ ऑड है, पावर ऑड है, तो मैं कुछ भी पुट करूं यहाँ पे वो मुझे क्या देगा, -x पुट करेंगे तो वो मुझे नेगेटिव ही देगा। तो एक्चुअली दिस फंक्शन गिव्स मी ऑड फंक्शन, यानी -a से a वाली प्रॉपर्टी में लगा दूं तो ये मुझे 0 देगा। तो अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ यही बचा। और अगर मैं यहाँ पे देखूं साइन स्क्वायर है, ठीक है, यानी स्क्वायर, यानी कि साइन को अगर मैं -x लगा दूं तो वो इवन ही मुझे देगा। लेकिन cos x कैसा फंक्शन है, आप बोलोगे उसकी पावर तो ऑड है, लेकिन cos x खुद एक इवन फंक्शन है, तो इवन और इवन मुझे अल्टीमेटली ये इवन फंक्शन ही देगा। तो -a से a वाली प्रॉपर्टी ये कहती है जब आपके पास ऐसा है और इवन फंक्शन है तो आप लिख सकते हो 0 से a यानी 0 से π/2 और 2 टाइम्स कर दो, जो भी फंक्शन है उसको 2 टाइम्स कर दो, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर x इंटू कॉस क्यूब x। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे तो क्या लगेगा भाई, सीधा सीधा आपका वॉलीस फॉर्मूला। ठीक है, वॉलीस फॉर्मूला यानी कि आप m में से 1 कम करोगे यानी 1 कर दिया, m - 1। अब 2 कम करूं नहीं, आपको 1 और 2 पे आके अटक जाना है, तो 1 मिल गया, यहां से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें से 2 कम कीजिए, नहीं करेंगे क्योंकि 1 और 2 पे आके अटक जाना है। तो ऊपर न्यूमरेटर की बात तो हो गई, 3 + 2 5 कर देना है। अब 2 कम कीजिए, विच मीन्स 3 एंड 1 पे आके वापस अटक जाना है। अब देखिए क्या ये दोनों कैसे हैं भाई, ऑड है,
एक इवन है एक ऑड है, तो क्या करना है, जब दोनों इवन होते हैं तभी π/2 पुट करना है, वरना पुट कर देना है 1। तो यहाँ पे 1 हो गया, यानी आपको मिलेगा 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। ये हो गया आपका आंसर। देखिए 3-4 स्टेप में ही आंसर आपके बन रहे हैं। तो प्रॉब्लम है हमारे पास एक और, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to a x इंटू कुछ फंक्शन गिवन है a² - x² की पावर 7/2। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये है आपका #JEE लेवल का क्वेश्चन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, जेई क्वेश्चन को देख के बच्चों को समझ नहीं आता कि इसका फॉर्म क्या है, मैं इसे सॉल्व कैसे करूँ, तो वो गलती कर देते हैं फॉर्म को पहचानने में। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, x इंटू 2 फंक्शन दिख रहे हैं उनको, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी जगह आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस में अगर कुछ पर्टिकुलर आंसर मिल रहा है तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये 0 से a में मुझे a का कुछ क्या करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। कभी कभी आपको ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन से भी पता चलता है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि ये जो a² - x² है, क्या है, a² - x², उसका मैं कुछ कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, जब मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बताया था, क्या बताया हुआ है भाई वहां पे, कि ऐसा कुछ फॉर्म है तो आपको x = a sin थीटा या फिर a cos थीटा पुट कर लेना है, जनरल सब्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। a² + x² वाला ऐसा फॉर्म है तो x = a tan थीटा भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे a cos थीटा भी पुट करोगे तो भी चलेगा, आंसर आपका जरूर आएगा। लेकिन ये सब कैसे पता चलेगा, जी हाँ, जब आपने अच्छे से सब कुछ पढ़ा है, डेफिनेट इंडेफिनेट प्रॉपर्टीज सब कुछ, ठीक है। आइडेंटिफाई अब आपने कर लिया तो आप क्या करोगे, x = a sin थीटा मैंने पुट कर दिया, बात होनी चाहिए क्लियर, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, dx = a cos थीटा मिल जाएगा डेरिवेटिव निकालने पर। अब देखो वापस 0 to a पुट करूं क्या, नहीं, मुझे तो a चाहिए ही नहीं, मुझे तो एक्चुअल कुछ पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है तो पर्टिकुलर वैल्यू भी मिलेगी लिमिट्स चेंज करने पर, यानी when x = 0 है, यानी कुछ लोअर लिमिट लगा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये थीटा की कुछ वैल्यू मिलेगी। भाई क्या मिलेगी, थीटा की वैल्यू 0 ही मिलेगी, ये बात क्लियर है। पुट कीजिए 0, साइन थीटा 0 कब होता है, 0 पे ही 0 होता है। सिमिलरली जब x की वैल्यू जो अपर लिमिट a है तो थीटा हमें क्या मिल जाएगा, a पुट करेंगे तो साइन थीटा आना चाहिए 1, यानी थीटा की वैल्यू हो गई π/2, साइन π/2 पे ही तो 1 वैल्यू आती है। तो इस तरह से अब आप लिमिट्स भी चेंज कर सकते हो। तो आपका जो इंटीग्रल है वो बन गया इंटीग्रल 0 से a नहीं, 0 से π/2, x इज नथिंग बट a साइन थीटा। क्या बन गया, a साइन थीटा, a² माइनस क्या होगा यहाँ पे, a² साइन स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है। ऊपर जो है उसकी पावर है 7/2, dx इज नथिंग बट क्या है, a cos थीटा और d थीटा यहाँ पे पुट कर देना है, a cos थीटा d थीटा, ये होना चाहिए एकदम क्लियर। अब समझना, ये a और ये a मल्टीप्लीकेशन a² दे देगा और यहाँ पे बाहर आ जाएगा 0 to π/2, ये है आपका साइन थीटा, ये बात क्लियर है। लेकिन ये देखिए a² और यहाँ पे भी a² है, कॉमन निकाल लें तो क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू a² कॉमन आ गया, लेकिन उसकी पावर क्या है 7/2, तो उसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। बचा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी पावर है 7/2, तो मैंने 7/2 पुट कर दिया। दिस इज नथिंग बट हमने a तो बाहर लिख लिया था पहले ही, तो बचा क्या आपके पास, कॉस थीटा d थीटा बच गया। ये बात होनी चाहिए एकदम क्लियर। अब समझिए, ये 2 गया, a की पावर 7 और a² मिलके बन जाएगा a की पावर 9, 0 to π/2 साइन थीटा इंटू, अब ये 2 और ये 2 भी गया तो क्या मिला हमें, cos की पावर 7 इंटू कॉस, यानी cos की पावर 8 मिल गई। क्या मिल गई, cos की पावर 8 थीटा d थीटा। अब आप देख सकते हो क्लियरली ये जो फॉर्म बना 0 to π/2, ठीक है, साइन की कुछ पावर इंटू कॉस की कुछ पावर। यहां पे तो मैं सीधा सीधा लगा सकता हूं वॉलिस फॉर्मूला। वॉलिस फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है a की पावर जो 9 है वो लिख लो, ठीक है। अब यहां पे इसकी पावर 1 है तो हम क्या करते हैं, m की पावर में से -1 करते हैं, बट ये क्या है, ऑलरेडी 1 है तो हमें तो 1 तक ही जाना है। कहां तक जाते हैं, माइनस कर करके 1 तक ही जाते हैं, तो हम यहां से माइनस नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और n की पावर में से -1 करेंगे यानी 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से 2 माइनस करते जाऊं यानी 5 मिलेगा,
3 मिलेगा और 1 पे आके हमें स्टॉप हो जाना है। नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर में 8 + 1 हमें 9 मिलेगा, फिर 7, 5, 3 एंड 1, इस तरह से सब हमें मिलता जाएगा। 2 2 2 को हम माइनस करेंगे तो फिर देखिए अगर दोनों इवन होते तो हम π/2 पुट करते, हमारे पास एक ऑड है एक इवन है तो हम 1 पुट कर देंगे। तो इसके लिए देखिए 7 5 3 1 7 5 3 1 सब कुछ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 9। तो हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा भाई, a⁹9/9, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जब हमने तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से a⁹9 आ गया। ये बात होनी चाहिए एकदम क्लियर। आई होप कि आज जो हमने वॉलीज फॉर्मूला जो अपने आप में, जी हाँ, एक शॉर्टकट आपको दे देता है और रिडक्शन फॉर्मूलाज ये सब समझा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कोई भी, जी हाँ, रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हो और एग्जाम्पल सॉल्व करके अपने लॉजिक को और भी डेवलप कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।